हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो आज तो मेरा है ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड ही नहीं कर रहा। मतलब जब से मैंने ये सुना है ना कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है और ये बोला गया है कि सुशांत सिंह का तो जो केस है वो तो मर्डर केस है ही नहीं, कोई भी फाउल प्ले नहीं है और उसने खुद की जान ली है। जब से मैंने ये मतलब ये फैसला सुना है सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जो क्लोजर रिपोर्ट है वो भेज दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ना कुछ भी नहीं हो सकता, लिटरली कुछ भी नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे 10 से 15 करोड़ जो है कैश पकड़ा गया है। 14 मार्च को उनके घर पे से 10-15 करोड़ कैश पकड़ा गया है, जिसके क्लैरिटी में ये कह रहे हैं कि इस कैश के साथ में इनका कोई कनेक्शन नहीं है और हो सकता है कि इनको फंसाने की साजिश की है किसी ने और मतलब इनके घर पे जो ये कैश है वो इसको प्लांट कर दिया गया है। अब फ़नी बात यह है कि 2014 में संभावली शुगर मिल्स नाम का एक केस चला था। आप लोग गूगल कर लेना, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। संभावली शुगर मिल्स, इसमें इनका भी नाम आया था। हुआ ये था कि वो जो शुगर मिल्स है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसलिए ब्लैकलिस्ट किया था क्योंकि जो शुगर मिल्स है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चली गई थी। मतलब वो लोन्स लेती थी अलग अलग बैंक से, लेकिन वो कभी भी लोन का रीपेमेंट नहीं करती थी। अब ये जो शुगर मिल्स है, संभावली शुगर मिल्स, इसमें 7 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा होते हैं। अब इस मामले में इनका नाम सामने आता है और उसके बाद में ये बोला जाता है कि इस बैंक से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब भी इनका कोई भी नाम आता है कहीं पे, या कोई भी लॉयर का कहीं पे, या कोई भी जस्टिस का कहीं पे कोई नाम आता है, तो उनको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो यशवंत वर्मा के केस में भी हमने देखा कि यशवंत वर्मा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग जज थे, लेकिन जब ये मामला उनके घर से निकला कि इनके घर पे कैश बरामद हुआ, अब सीधा ये मामला जब तूल पकड़ा तब इनको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी एक जस्टिस है, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी। वो रेप के लिए एक नया ही अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। मतलब होता ये है कि 2021 का केस होता है। एक महिला होती है, वो अपनी बच्ची के साथ में शादी से लौट रही होती है। अब रास्ते में उसको 2 लड़के मिलते हैं जो उसके जान पहचान के होते हैं। तो वो जो लेडी होती है वो ये कहती है कि मुझे घर पे लौटने में टाइम लगेगा, तो आप एक काम करो, मेरी बेटी को जो है आप घर पे छोड़ दो। तो वो लड़के जो है कहते हैं ठीक है, हम छोड़ देंगे। तो वो बेटी जो होती है, लड़की जो होती है उस महिला की, वो बैठ जाती है उनके साथ में। अब ये लड़के क्या करते हैं, उसको सुनसान एरिया में लेके जाते हैं, पुलिया के नीचे उसके साथ में मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, सलवार का जो नाड़ा होता है उसको तोड़ देते हैं। तो लड़की जो है ना चीख पुकार मचाती है, बहुत ज़ोर से चीखती है। उसकी चीख जो है, कोई पास में जो ट्रक ड्राइवर होता है वो पास ऑन हो रहा होता है इस रास्ते से, तो वो ट्रक रोकता है और ट्रक में से बाहर निकल के उस बच्ची को खोजना चालू कर देता है। तो वो जो लड़के होते हैं वो इस ट्रक ड्राइवर को देख लेते हैं, तो वो घबराहट के मारे ना उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब लड़की जो है अपनी मम्मी को ये सारे इंसिडेंट नरेट करती है। मम्मी जो होती है वो थाने में जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन थाने वाले उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज करते, तो जो औरत होती है वो केस करती है इन लड़कों के खिलाफ। अब ये जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। जो ये जस्टिस है राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, वो ये कहते हैं कि इस केस में मोलेस्टेशन का केस तो बनता है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं बनता। और इसके लिए वो क्या तर्क देते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्योंकि जो महिला है उसने अपने कंप्लेंट में ये नहीं लिखा था कि लड़के उत्तेजित थे, या तो मतलब सेक्स करने के लिए इनिशिएट किया था, या तो ये इनका इरेक्शन नहीं आया था और इन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं की। ये सारी चीज़ें आपने लिखी नहीं, मेंशन नहीं की, तो ये अटेम्प्ट टू रेप का चार्जेस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो अटेम्प्ट टू रेप का जो चार्जेस है इनके ऊपर से रिमूव कर दिया गया। अब ये जजमेंट कोई भी बंदा सुनेगा तो वो अचंभे करेगा कि मतलब अटेम्प्ट टू रेप आप फिर किसको कहोगे, जो एक्चुअल में रेप हो जाता है आप उसको अटेम्प्ट टू रेप बोलोगे। तो मतलब ऐसे जो इनकम्पिटेंट लोग होते हैं उनको जजिस की गद्दी पे बिठा दिया जाता है और इनको जस्टिस बना दिया जाता है, मतलब जज के पोजीशन पे बिठा दिया जाता है, और ये जज ऐसे बेतुके जो जजमेंट्स होते हैं वो पास ऑन करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो जजमेंट है इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार याचिका जानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि कोई जज के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए थे। एस.एन. ढींगरा करके जो एक पुराने दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जब भी कोई जज के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है उनको सीधा अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर सपोज़ कोई जज को आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है रिश्वत लेते हुए, अब उस वीडियो के बिना पे आप जाते हो और बोलते हो कि इस पर्टिकुलर जज ने रिश्वत ली है, इसको अरेस्ट करो,
करो, तो अरेस्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है जिसके हिसाब से ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जज हो, कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते जब तक सीजीआई का परमिशन आपको नहीं मिलता है। एस.एन. ढींगरा जी ने कुछ जजेस के नाम बताए जिनका बहुत सालों साल से इनका केस चल रहा है, कम से कम 40-50 साल, 25 साल तो कहीं नहीं गए। निर्मल यादव करके एक जज है जिनका जो केस है वो 2008 से पेंडिंग है। आप सोच लो 2025 होने जा रहा है, 2008 का केस अभी तक चल रहा है। कर जज है शमित मुखर्जी, उनका जो केस है पिछले 25 साल से अभी तक चल रहा है, जिसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं हुई है, उनको कोई भी सज़ा नहीं हुई है। 2019 का मामला है, अगर आपको याद हो तो जज रंजन गोगोई, उनके ऊपर एक जो महिला होती है वो कहती है कि इन्होंने सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन इसके बाद भी कोई रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। अब हमारे ही बीच में से एक बंदा था जिसका नाम है अतुल सुभाष। वो सिस्टम से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने खुद की जान ले ली। अब उसने सुसाइड नोट में रीता कौशिक नाम की एक जज होती है, उसके ऊपर संगीन आरोप लगाए थे कि रीता कौशिक जो है वो उनको प्रेशराइज कर रही थी कि तुम मुझे ब्राइब दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो केस चल रहा है तुम्हारे अगेंस्ट में, उसको पूरा क्लोज करवा दूंगी। तो ये सारे आरोप जो है अतुल सुभाष लगा के गया था इनके ऊपर, और कुछ एविडेंसेस भी अपने पेन ड्राइव में और गूगल में अपलोड करके गया था, लेकिन रीता कौशिक के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन हुआ नहीं, जबकि उनको उस कोर्ट में से हटा करके दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मैं बैक टू आती हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस तो आप सबको पता ही है कि कैसे उनके केस में सारे एविडेंसेस को मिटाया गया, कैसे मुंबई पुलिस ने सारे एविडेंसेस को टैम्पर किया। जो सचिन वाजे है, जो इस केस में इस केस को लीड कर रहे थे, वो तो लिटरली, उनका नाम तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो एक्सप्लोजिव था, जो जेलेटिन से भरी हुई एसयूवी थी, वो उस मामले में सचिन वाजे का नाम आया था। तो आप सोचो कि सचिन वाजे तो एसएसआर के केस को लीड कर रहा था, तो उसने कितने सारे एविडेंसेस को मिटा दिया होगा तब तक। तो हुआ ये था कि जो दिशा सालियान है वो एसएसआर की मैनेजर थी। दिशा सालियान ने कुछ इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत को पास ऑन की, बॉलीवुड में जो ड्रग कार्टेल चल रहा है उससे रिलेटेड। अब सुशांत सिंह और दिशा सालियान मिलके कुछ बातों को उजागर करना चाहते थे। बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका नाम आने वाला था, जैसे कि डीनो मोरिया और बाकी और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, तो उन लोगों का नाम आने वाला था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है सुशांत अपनी लिव इन पार्टनर यानी कि रिया चक्रवर्ती को बता देता है। अब रिया क्या करती है, वो आदित्य ठाकरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देती है। आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं कि अब इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इनका जो काम है वो तमाम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डेथ इस वजह से हुआ था। दिशा सालियान जो है उसकी जो मौत है वो 8 जून को हो जाती है। उससे ठीक एक वीक के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, और दोनों की ही मौत को सुसाइड बता देते हैं ये लोग। जबकि दिशा सालियान के लिए ये कहा जाता है कि 14th फ्लोर से, अपने ही फ्लैट के 14th फ्लोर से वो कूद करके अपनी जान लेती है। उसकी जो लाश है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है, जिसके लिए उसको कम से कम मतलब 3-4 रूम पहले उसे भागना पड़ेगा इतना दूर गिरने के लिए। और जब वो गिरती है, मतलब इन पुलिस वालों के हिसाब से उसने जान अपनी खुद ही ली थी, तो उसके बॉडी पे कोई भी चोट के निशान नहीं होते हैं, बॉडी पे कुछ भी मार्क्स नहीं होते हैं चोट के। सुशांत सिंह राजपूत का जिसने बॉडी हैंडल किया था, जो कंपाउंडर था, वो कंपाउंडर ने अपने बयान में ये स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पैर है वो फ्रैक्चर थे, पैर सूजे हुए थे, और पैरों के नीचे जो है वो बहुत सारे सुई के निशान थे, इंजेक्शन के निशान थे, और जो गला है, गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई? अगर सुसाइड एंगल होता तो कोई सुसाइड नोट मिलता, पर ये सारी चीज़ों को सुसाइड एंगल बता करके सारा केस जो है उसको शट डाउन कर दिया गया। शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, उसका नाम आया था 2021 में ड्रग के अंदर, है ना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो समीर वानखेड़े है वो कर रहा था इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन। जब ये चीज़ खुला तब एक पॉलिटिशियन ने ये मामले को दबाने के लिए समीर वानखेड़े के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिए कि समीर वानखेड़े ने ये जो गवर्नमेंट जॉब ली है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, वो जाली जो नकली एजुकेशनल डिटेल्स हैं और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी झूठा है। ये तो मुस्लिम थे लेकिन ये हिंदू अपने आप को बता करके इन्होंने अपनी पोजीशन ली है। तो आप सोचो कि किस तरह से लोगों को हटाया जाता है। जब कोई बंदा अपना सिंसियरली इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे कैसे हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि जस्टिस तो यार इस देश में कभी मिल ही नहीं सकता। मतलब इतने सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए, जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप सोचो कि जजेस के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं कि ये अपना जजमेंट देंगे, ये हमको न्याय देंगे, जबकि ये खुद ही इतने ज़्यादा करप्ट है। जो पार्लियामेंट है हमारा, उसमें 43% जितने भी MPs हैं वो तो खुद ही करप्ट है। वो तो खुद ही, उनके ऊपर रेप, मोलेस्टेशन और ब्राइबरी के चार्जेस अभी भी प्रेजेंटली चल रहे हैं, जिसका कभी भी कोई मतलब फ़ैसला नहीं आया है। तो आप सोचो कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना
कितना ज़्यादा करप्ट है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? अपना जो राय है कमेंट सेक्शन में देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।